हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद सतीश सर में स्वागत है। तो आइए आज फिर क्लास 10 के चैप्टर 2 अम्ल क्षारक और लवण एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के पार्ट 3 में हम लोग अभी पार्ट 1 में और पार्ट 2 में एसिड और बेस, अम्ल और क्षारक की प्रबलता, पीएच वैल्यू, इसे हम पार्ट 1 में देखे थे। पार्ट 2 जब था तो पार्ट 2 में हम लोगों ने अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणों के बारे में जाना था। इसके अलावा उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में जाना, सॉल्ट्स क्या होते हैं ये जाना, और कुछ सॉल्ट्स का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूज यानी कैसे लवण बनते हैं, उनका रासायनिक गुण, मुख्य रासायनिक गुण क्या है और उनका उपयोग क्या है, इसके बारे में जान चुका। आज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स इस चैप्टर के लास्ट पार्ट यानी पार्ट 3 में हम लोग मुख्य रूप से जो बचे हुए सिलेबस में जो दिए हुए जो बचे हुए कंपाउंड्स है, जो बचे हुए लवण है, सॉल्ट्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मेनली जो है आज हम लोग बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये 3 जो है सॉल्ट्स जो सिलेबस में आपका, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है? हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, घर में यूज करते हैं। घर में जब इडली बनता है, डोसा बनता है, केक बनता है, उस समय हम लोग इसको डालते हैं, या फिर बेकरी में जो है वो यूज होता है। बेकिंग सोडा को मीठा सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट केमिकल नेम है। NaHCO3 कैसे बनता है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में अगर हम CO2 गैस पास कराते हैं तो बेकिंग सोडा बनता है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसका बेकरी में यूज होता है, घर में यूज होता है। इसके अलावा सोडा अम्ल अग्निशामक बनाने में यूज होता है। आज का जो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा, एक्चुअली वो हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 10H2O इसका सूत्र होता है। और ये जो है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में हम CO2 गैस पास करवाते हैं तो पहले सोडियम कार्बोनेट बनता है, और उस सोडियम कार्बोनेट का जब क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं, क्रिस्टलीकरण करते हैं, तो वॉशिंग सोडा बनता है। यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग पढ़ेंगे जो है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कोई मॉलिक्यूल्स जो होता है उस मॉलिक्यूल्स में वाटर ऐड होता है, उसके बारे में। उसके बाद जो हम लोग आज सॉल्ट्स में जो लास्ट सॉल्ट्स है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जब भी हड्डी टूटती है तो हड्डी में जो प्लास्टर लगाया जाता है, प्लास्टर में जो वाइट कलर का सब्सटेंस मिलाया जाता है जिसके कारण वो सॉलिडिफाइड होता है, सॉलिड होता है, वो एक्चुअली प्लास्टर ऑफ पेरिस है और वो जिप्सम से बनता है। जब हम जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो मॉलिकुलर फार्मूला या रासायनिक सूत्र है CaSO4 ½ या फिर हम लिखते हैं 2CaSO4 H2O। तो आइए हम इस तीनों सॉल्ट्स के बारे में, तीनों लवण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसका कि केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और केमिकल फार्मूला NaHCO3। जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस को प्रवाहित कराया जाता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा बनता है। यहाँ पर ये देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 H2O CO2, ये बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये एक दुर्बल क्षारक है। इसका उपयोग बेकरी या घरों में होता है। बेकरी में जो ब्रेड बनता है, पावरोटी केक बनता है, उसमें एंटासिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एसिडिटी हो जाता है तो चूँकि ये बेस है, क्षारक है, इसीलिए एसिडिटी में यूज किया जाता है। और सोडा अम्ल अग्निशामक में इसका उपयोग होता है। दूसरा जो आज का सॉल्ट्स है, लवण है, वो धोने का सोडा, जिसको कि सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रेटेड सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका मॉलिकुलर फार्मूला Na2CO3 10H2O। यही जो है
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल्स जुटता है। अब ये बनता कैसे है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर प्रवाहित कराते हैं, पास कराते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, और इस सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण कराते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं, तो इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल जुट जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से साबुन इंडस्ट्री में होता है, कागज़ बनाने में, ग्लास बनाने में, ये जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में होता है। और बोरेक्स जो है, बोरेक्स एक कंपाउंड है Na2B4O7, उसका रासायनिक सूत्र होता है, तो बोरेक्स का उत्पादन, जिसको कि हम लोग सुहागा भी बोलचाल की भाषा में कहते हैं। अब मेरा ये टॉपिक है क्रिस्टलन का जल, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे इसमें अगर हम धोने वाला सोडा तो Na2CO3 10H2O, नीला थूथा जिसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं, ये CuSO4 5H2O, जिप्सम CaSO4 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ 1/2H2O, या कहीं कहीं पर आप देखिएगा लिखा होगा 2 CaSO4 और पॉइंट के बाद H2O। तो ये जो है क्रिस्टलन का जल है। आज का जो लास्ट सॉल्ट्स जो है, सॉल्ट्स के बारे में जो सिलेबस में आपका है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। देखिए जिप्सम CaSO4 2H2O, जैसा अभी हम लोग ऊपर देखें, और इसको जो है गर्म करते हैं 120 से 130 में, तो CaSO4 ट्वाइस और H2O, या इसको CaSO4 हाफ H2O लिखते हैं। ये सफ़ेद पाउडर जैसा होता है जो जल के साथ अभिक्रिया कर जिप्सम बना देता है, और वो वही कठोर होता है, और प्लास्टर में इसका यूज होता है। इसका उपयोग टूटी हड्डियों को स्थिर रखने के लिए प्लास्टर में, बहुत सारा खिलौना बनाया जाता है, सजावट का सामान बनाया जाता है, दीवार और सतह को चिकना करने के लिए जो है इसको लगाया जाता है, इसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि पेरिस। इस तरह सिलेबस का जो मेन टॉपिक्स था, उस टॉपिक्स पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब आपके बुक में जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, NCERT बुक में क्वेश्चंस है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसका जो है क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। क्योंकि आप लोग जो है वो 10th का बोर्ड दीजिएगा अभी, और आप लोग के लिए ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। तो इसका आंसर होगा कि चूँकि हम जानते हैं कि अम्ल जो होता है, खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है, और वो धातु के साथ अभिक्रिया करता है। इसका आंसर हम लिखेंगे दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं, इसलिए जब अम्ल पीतल या तांबे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। ये लवण हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। और अगर ज़्यादा देर रखते हैं तो वो हानिकारक तो होते ही हैं, और उसका स्वाद भी जो है वो बदल जाता है। अब दूसरा जो प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए है, अब वो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। एक उदाहरण द्वारा समझाएं। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। हमने जो है रासायनिक गुण जब पढ़ रहे थे, अम्ल के रासायनिक गुण, उसमें ये बताया था, ये चर्चा किया था कि जब भी अम्ल धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब है कि हाइड्रोजन गैस का पता कैसे चलेगा। तो हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील गैस है। इसके लिए क्या है कि जब हम एक परख नली में, जिसको कि टेस्ट ट्यूब कहते हैं, उसमें जस्ता के कुछ छोटे छोटे टुकड़े को लेकर उसमें तनु HCl या तनु H2SO4 अगर हम डालते हैं तो देखते हैं कि उससे जो है वो एक गैस निकलता है, और उस गैस के यानी टेस्ट ट्यूब का जो मुंह होता है, वो सामने का जो हिस्सा होता है जिधर से गैस निकल रहा है, वहाँ पर कोई जलती हुई तिल्ली या परखनली के पास जलती हुई तिल्ली या माचिस ले जाते हैं या मोमबत्ती ले जाते हैं, तो वो फट फट यानी ध्वनि के साथ जलने लगता है, और ये जो पप साउंड कहलाता है, और ये जो हाइड्रोजन गैस
का इंडिकेशन है कि ये हाइड्रोजन गैस है। तो इसको हम लोग लिखेंगे एक परखनली में जस्ता के कुछ टुकड़े को लेकर उसमें तनु H2SO4 मिलाते हैं। इसके बाद एक जलती हुई तिल्ली परखनली के पास ले जाते हैं तो उसमें निकलने वाली गैस फट फट की ध्वनि से के साथ जलेगी। यह प्रदर्शित करता है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि HCl HNO3 आदि का जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल ग्लूकोज जैसे यौगिक के विलयनों में अम्लीयता के लक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। तो HCl HNO3 ये सभी जो है इसके जलीय विलयन जब जल में घुलते हैं तो हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं। आगे के चैप्टर में जो है इस पर आयोनिक जब रासायनिक बंधन पढ़ेंगे तो इस पर डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। तो HCl HNO3 चूँकि हाइड्रोजन आयन देते हैं जलीय विलयन में, और एल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं, इसलिए HCl HNO3 आदि के जलीय आदि वो अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ग्लूकोज और एल्कोहल अम्लीय लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, तो इसका भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि अम्ल जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन जिसको H3O+ कहते हैं बनाता है। जैसे एक उदाहरण हम ले रहे हैं कि HCl और H2O, ये H3O+ और Cl, तो यहाँ जो ये आयन बना, ये आयन विद्युत का चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसी कारण जो है वो विद्युत का चालन करते हैं। अगला प्रश्न है कि शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता। तो एक्चुअली जो लिटमस पत्र का जो रंग होता है वो हाइड्रोजन आयन के कारण चेंज होता है, और जब शुष्क रहेगा हाइड्रोजन HCl गैस भी और लिटमस पत्र भी शुष्क होगा, तो वैसी स्थिति में HCl गैस जो है वो वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन नहीं देता है, इस कारण जो है उसका रंग नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। ये जब हम इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट जब हम लोग देख रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो इस पर हम चर्चा किए थे। एक्चुअली होता क्या है कि अम्ल या क्षारक को अगर हम डाइल्यूट करते हैं, ये डाइल्यूशन जो है एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, और अगर हम अम्ल में जल मिलाते हैं तो वैसी स्थिति में होगा क्या, अगर जो है अम्ल में जल मिलाते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में जो ऊष्मा निकलेगी उससे वो कांच का पात्र जिसमें कि हम वो मिला रहे हैं वो टूट सकता है, या मिश्रण जो है छलक कर बाहर आ सकता है, जिससे कि क्षति हो सकती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि अम्ल या क्षारक को तनुकृत करना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यदि सांद्र अम्ल में जल मिलाया जाता है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस कारण कांच का पात्र टूट सकता है या मिश्रण छलक कर बाहर आ सकता है। इसीलिए अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशंसित किया जाता है कि अम्ल को जल में नहीं मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। अब अगला क्वेश्चन है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। अब इसका जो है आंसर, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जो है वो कम होगी, क्योंकि जब हम चूँकि डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब जो है अम्ल जो है वो कमज़ोर होगा, वो दुर्बल होगा, और जो अम्ल में हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन की अम्लता जितनी अधिक होती है वो उतना अधिक प्रबल अम्ल होता है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर होगा कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने से उसकी अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है, जैसा कि अभी बताएं। अगला क्वेश्चन, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है, या इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। और इसका लास्ट क्वेश्चन कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन की क्रिया कर विरंजक चूर्ण बनाता है। तो जब हम बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन का जब रिएक्शन कराते हैं तो वैसी स्थिति में हमें विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। इस प्रकार सिलेबस के जो टॉपिक्स थे उस टॉपिक्स पर हम लोगों ने एक कर चर्चा की कि अम्ल क्या है, क्षारक क्या है,
अम्ल का लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्षारक का लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है, अम्ल के भौतिक गुण क्या हैं, अम्ल के रासायनिक गुण क्या हैं, उदासीनीकरण रिएक्शन यानी न्यूट्रलाइजेशन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन से जो सॉल्ट्स बनते हैं, तो कुछ इम्पोर्टेंट सॉल्ट पर हम लोग चर्चा किए। इसके अलावा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पर हम लोगों ने चर्चा किया। तो इस तरह ये अम्ल, क्षारक, लवण, ये 3 पार्ट में ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।